और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, रूस के दागिस्तान में आतंकी हमले में अब जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। आपको बता दें, जो 9 लोगों की मौत हुई थी, अब ये आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक के बाद एक आप देखिए किस तरह से इस हमले में कई लोग घायल हुए और सिनेगॉग से लेकर चर्च तक हमला किया गया, पुलिस की पोस्ट पर हमला किया गया। इसके बाद जो आतंकी है उनको भी मार गिराया गया है। 5 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन बुरी खबर इस वक्त रूस से, हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है, कई पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो दागिस्तान में आईएसआईएस का हमला, इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ले ली है और इसके बाद आप देखिए किस तरह से आतंकियों का वार हुआ है। और ऐसे में अब देखना होगा कि पुतिन की सरकार क्या करेगी। लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। उनका कार्यकाल शुरू हुआ और आप देखिए उसके बाद ये बड़ी घटना हो गई। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ एके शिवास जी जुड़ गए हैं। एके शिवास जी, देखिए एक के बाद एक जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम चर्चा कर रहे थे कि सिनेगॉग और चर्च दोनों को निशाना बनाना, ये एक अलग तरह का संदेश देता है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, देखो शिवानी, सच्चाई ये है कि ये एक एंटी जूस और एंटी आप कहें कि क्रिश्चियन की तरफ दे रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि ये एक इनोसेंट लुकिंग टेररिस्ट एक्शन नहीं है। ये लड़ाई में कहीं ना कहीं इसकी तारें जुड़ी हुई हैं, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लड़ाई का दायरा बड़ा है। अगर आप देखें जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन लड़ाई में अब यूक्रेन को हथियार मिलने स्टार्ट हुए हैं, यूक्रेन पलटवार स्टार्ट करने लगा है रूस पे। अब क्रीमिया पे उसने बहुत बड़े जबरदस्त हमले किए हैं और उसके बाद मेनलैंड रशिया पे भी हमले कर सकता है, क्योंकि वो हथियार जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई थी नेटो कंट्रीज ने कि जो दिए हुए हथियारों से आप रूस पे हमले नहीं कर सकते, अब वो रिस्ट्रिक्शन हट गई है। तो अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई का दायरा पड़ेगा और इस टाइप के एक्शन, जिस प्रकार से आतंकवादी हमले, यूं तो ये आतंकवादी हमले हैं, मगर ये क्या स्टैंड अलोन है, क्या ये अलग हैं, या इस लड़ाई के अंदर इनकी तारें जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है संजय कुलकर्णी जी। ये स्टैंड अलोन कहीं ना कहीं हमला है या फिर इसके तार इस युद्ध से जुड़े हुए हैं? क्योंकि देखिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं चल रहा है इस वक्त। जो अंदरूनी सुरक्षा है उसको संभालने की जरूरत है रूस को। इस बीच अगर बाहर से यूक्रेन अपने हमले और तेज कर देता है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी रूस के लिए इस वक्त। इसमें यह है कि यूक्रेन के ऊपर भी जबरदस्त दबाव है। उसके पास अब ग्राउंड ट्रूप्स नहीं है, चाहे इक्विपमेंट जरूर आ रहा है, F-16 आ रहे हैं, रोमानिया में बेस होगा नाटो का, उसके लिए पायलट सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। उन F-16 में उस तरह के हथियार लैस नहीं है जो F-16 में होने चाहिए। जिस प्रकार से ड्रोन ईरान सप्लाई कर रहा है रूस को, तो एक इतना जबरदस्त प्रेशर है कि खुद अब कितनी देर तक इतना सप्लाई ऑफ वेपन्स कितना भी कह ले, अमेरिका कब तक सप्लाई करेगा? अभी तक तो यूक्रेन को करा था, अब इजराइल भी आ गया है, अब हिजबुल्लाह भी दबाव प्रेशर डाल रहा है। तो ऐसे माहौल में इस तरह की छोटी मोटी नहीं, ये पुरानी, जैसे मैंने कहा 94, 96, 2000 से लेकर के ये चेचेनिया के अंदर इस्लामिस्ट के साथ एक आतंकवाद रूस का चलता आ रहा है, उसको कोशिश कर रहे थे, या वे नई चीज शुरू हो गई। तो ये एक साजिश है, जिस साजिश के अंदर रूस के ऊपर कितना प्रेशर बढ़ाया जाए। पुतिन जो है वो समझ रहे थे ये प्रेशर आ रहा है, उनको भी मालूम है उनके देश के अंदर क्या होने वाला है। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि आखिर इससे कैसे निपटेंगे पुतिन। इसी बीच प्रणय भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, अगर दो कहीं ना कहीं युद्ध के तार यहाँ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात कहे तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब देखिए रूस यूक्रेन की लड़ाई एक तरफ, दूसरी ओर हमास और इजराइल के बीच लड़ाई। इन सब के बीच रूस में सिनेगॉग और चर्च को निशाना बनाना संदेश भी दे रहा है एक अलग, और इसी के साथ साथ ये लड़ाई अब एक अलग दिशा में चली जा रही है। बिल्कुल, किस दिशा में लड़ाई जा रही है शिवांगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप देखें, कहीं ना कहीं रूस की तरफ से चूक जरूर हुई है, एक बड़ी चूक हुई है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच में जंग जिस तरीके से शुरू हुई थी हमास के हमले के बाद से, उसके बाद दागिस्तान के इलाके के अंदर जो माखस कला का एयरपोर्ट है, उसको एक भीड़ जो है वहां अंदर पहुंची थी और बाकायदा उसने ज्यूज की तलाश की थी। कहा था कि यहाँ पर अगर कोई यहूदी है तो हम उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, और पूरी भीड़ ने जो है एक तरीके से टेक ओवर किया था। बड़ी घटना थी। उसको उस समय जो है रूस का आंतरिक मामला बताते हुए उसको नजरअंदाज किया गया। कहीं ना कहीं चूक रूस की तरफ से भी हुई कि उस घटना के बाद से दागिस्तान के इलाके के अंदर उतनी सख्ती नहीं बरती गई, और उसके बाद ये एक बार फिर उस तरीके की घटना हुई है दागिस्तान के ही इलाके के अंदर। माखज कला में एक बार फिर निशाना बनाया गया, दरबंद के अंदर एक बार फिर निशाना बनाया गया है, और खासतौर पर धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है इस आतंकी घटना के अंदर, वो साफ तौर पर बताता है कि एक क्राउड है, एक मानसिकता है, एक स्लीपर सेल है वहां पर एक्टिव, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन आतंकियों की मदद भी करते हैं। तो रूस के लिए
एक चुनौती घरेलू मोर्चे पर खड़ी हो रही है। अगर बात की जाए दो लड़ाइयों की जिनका आपने जिक्र किया, जनरल सिवाच और जनरल कुलकर्णी भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट और एक टेंशन बढ़ रहा है। और ऐसे में जबकि रशियन फोर्सेस एंगेज हैं, रशियन फोर्सेस ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट हैं दो मोर्चों के ऊपर, खासतौर पर यूक्रेन का पूरा इलाका देखें आप, क्राइमिया का इलाका देखें, इन दोनों इलाकों के अंदर अगर रशियन फोर्सेस स्ट्रेच हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकियों को या वो लोग जो कि रूस को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उन्हें मौका जरूर मिल जाता है। और इस घटना के अंदर 15 लोगों का मारा जाना बड़ी घटना है और इस घटना के बाद में अब देखना होगा कि रशिया की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव कार्रवाई क्या कहीं और एक शिवाजी कहीं ना कहीं इसको मौके का फायदा उठाना ही कहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है अच्छे से कि इस वक्त जो फोर्सेस है उनका पूरा का पूरा फोकस युद्ध पर है, खासकर जो बॉर्डर के इलाके हैं। इंटरनल सुरक्षा में अगर रूस ने थोड़ी सी भी चूक की तो इसी तरह की घटना देखने को मिलेगी। ऐसे में सतर्क रहने की रूस को इस वक्त बहुत जरूरत, और खासकर जो जूइश कम्युनिटी है आपके देश में, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। हाँ बिल्कुल, देखो शिवांगी, मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये समय बीतेगा लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और इस प्रकार के जो एक्शन हैं वो बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ये हमला हुआ है दागिस्तान में, इस टाइप के जो स्टैंड अलोन टेररिस्ट एक्शन बढ़ेंगे रूस में। और रूस के अभी ये कहना कि रूस को भी हथियार मिल रहे हैं, हाँ सच्चाई है कि अभी प्रेसिडेंट पुतिन जो थे नॉर्थ कोरिया भी गए थे, उनको हथियारों की जरूरत है और कहीं ना कहीं किम जोंग उनसे भी उनकी एक प्रकार से ट्रीटी साइन हुई है। ईरान से उनको शाही ड्रोन मिल रहे हैं, मगर चीन से इतने ज़्यादा वेपन नहीं मिले जितने उनको आशाई थी, क्योंकि चीन को मालूम है कि इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो यूक्रेन कमजोर पड़ गया था अभी बीच में क्योंकि उसको हथियार नहीं मिल रहे थे, अब उसको हथियार मिलने लगे हैं, तो अब दोनों तरफ से पलटवार होगा और लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। और सच्चाई यह है कि जब क्रीमिया पे हमला हो गया है तो ये दिखलाता है कि अब जो नाटो से हथियार मिले हैं उनका इस्तेमाल वो क्रीमिया के बाद रूस के मेनलैंड पे भी करेगा, तो रूस के लिए कोई आसान नहीं होगा। और ये जितने नहीं, और चौतरफा कहीं ना कहीं रूस घिरता हुआ नजर आ रहा है। संजय कुलकर्णी जी, आप देखिए, पुतिन जब मुलाकात करते हैं किम जोंग उन से, गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, नॉर्थ कोरिया जाते हैं, तो उसके बाद साउथ कोरिया अपनी कमर कस लेता है और युद्ध अभ्यास शुरू कर देता है। जहां जहां पुतिन जा रहे हैं वहां वहां आप देखिए कि जो विरोधी है वो एकदम से सजग हो जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको अंदरूनी और बाहरी दोनों ही स्तर पर एक ऐसी लड़ाई लड़नी होगी, अपने आप को दुरुस्त करना होगा कि अपने लोगों को बचाना होगा। शिवानी, ये अभी एक तरीके से आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है, एक तरह से खींचाखाची चल रही है, कोल्ड वॉर से हट करके मल्टीपोलर वर्ल्ड के तरफ पूरी दुनिया जा रही है। रूस का मानना है कि अमेरिका ही अकेला नंबर 1 नहीं है, बाकी देशों को भी उसमें भाग लेने की पूरी आजादी है और छूट है। अभी आप देखते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर इस्लामिस्ट है, उधर चीन को सिंकियांग प्रोविंस के साथ परेशानी है। तो यहाँ पर धीरे धीरे लड़ाई अगर यूक्रेन के साथ है, एक नई लड़ाई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। वहां ISIS, जैसे मैंने कहा, हिजबुल्लाह का नंबर 1 एनिमी है, वहां हिजबुल्लाह इजराइल के साथ लड़ रहा है। यहाँ ISIS का अटैक दागिस्तान में आप देख रहे हैं कि सिनागोग के ऊपर हो रहा है, वो यहूदियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ पे जो जेलेंस्की है वो खुद ये यहूदी है। तो ये ऐसे एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पूरे विश्व भर में है कि खींचाखाची चल रही है। चीन चाहता है कि मैं पूरे विश्व में नंबर 1 बनूं, अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। रूस कह रहा है कि हम तो एक यूरोप में बहुत बड़े पावर थे, हमको आपने एक तरफ ढकेल दिया, हम भी तो कुछ माने रखते हैं, आप किस तरीके से नाटो का एक्सपेंशन कर। तो ये जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया गुजर रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से। इस्लामिस्ट अपना सोच रहे हैं, यहूदी अपना सोच रहे हैं, रूस अपना सोच रहा है, अमेरिका कहां पे अपना। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की भी लड़ाई बनती जा रही है विश्व स्तर पर। प्रणय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप देखिए किस तरह से ये पूरी लड़ाई चल रही है, इन सब के बीच भारत का क्या रुख रहेगा, इस पर भी सभी की नजरें जरूर रहती है। चाहे इजराइल हमास का ये युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हो, भारत क्या रुख अपनाता है, इस पर विश्व भर की नजर रहती है। बिल्कुल शिवांगी, भारत के रवैये को लेकर, भारत के रुख को लेकर मैं आपको जवाब दूं उससे पहले एक जरूरी अपडेट आपको दे देता हूं। दागिस्तान के गवर्नर सर्गी मालिकोव की तरफ से कहा गया है कि 6 आतंकियों को अब तक मार गिराया गया है, लेकिन जो ऑपरेशंस है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का, एंटी टेरर फोर्सेस का, वो स्लीपर सेल और छिपे हुए आतंकियों की तलाश तक जारी रहेगा, क्योंकि इस समय वहां पर आतंकियों के मददगार और स्लीपर सेल्स की भी तलाश इस समय चल रही है। जहां तक आपने कहा कि भारत के रवैये का सवाल है, देखिए भारत का यह स्पष्ट कहना रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल और हमास के
बीच की जंग हो उसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन आप इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर अगर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर नया कॉन्फ्लिक्ट बनता है, उभरता है, टेंशन उभरता है, तो उसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के ऊपर पड़ता है, दुनिया के अंदर सामानों की आवाजाही के ऊपर पड़ता है, सी रूट्स के ऊपर, जो सी लेन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो इस समय ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है। हमने देखा है कि हूथियों के हमले के कारण किस तरीके से माल की आवाजाही प्रभावित हो रही है, या दक्षिण चीन सागर के अंदर जो चीन की दादागिरी है उसके कारण भी जो सिविलियन ट्रैफिक है वो प्रभावित हो रहा है। तो भारत का ये कहना है कि जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, इस तरीके से जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उनके इस्तेमाल के अंदर कम से कम एक सामान्य जो कहा जा सकता है एक मत होना चाहिए, और उसके बाद एक व्यवस्था और शांति व्यवस्था के साथ में इस चीज पर आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई का सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी हुई है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी हुई है, और पुतिन के सामने जब उन्होंने सितंबर 2022 के अंदर ये बात कही थी कि ये युद्ध का काल नहीं है और इस मामले के अंदर युद्ध के जरिए किसी चीज का समाधान नहीं किया जा सकता, तो उसका जो इको है, उसकी जो प्रतिध्वनि है वो दुनिया के कई नेताओं के भाषणों के अंदर फिर देखने को मिली थी। जी बिल्कुल साफ तौर पर। और AK श्रीवास जी, देखिए सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि जब दो मुल्क आपस में लड़ रहे हो, दो मुल्क में कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, तो ऐसे में कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं है इस पर भी नजर रहती है। भारत का स्टैंड हमने देखा है हर बार क्लियर है, चाहे यूक्रेन रशिया का वॉर हो या फिर इजराइल हमास का। Zee News।